हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीडीपी का मॉक नंबर 4 करने वाले हैं। ये वीडियोस हमारी मेनली रहेंगी यूपी टेट के लिए। इसके अलावा एच टेट, सी टेट, यूपी टेट के अलावा आपका यू टेट हो गया, जे टेट होगा, कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम हो उसके लिए मॉक सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो अपने मॉक नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया अकॉर्डिंग टू प्याजे कंजर्वेशन डेवलप्स इन विच स्टेज। इसमें ये पूछा गया है कि प्याजे के अनुसार संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन किस अवस्था में विकसित होता है। यहाँ पे स्टेजेस बताए गए हैं प्याजे की थ्योरी के। आपको ये बताना है कि इनमें से जो हमारा कंजर्वेशन है वो कौन से स्टेज में डेवलप होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन का मतलब है क्या। मतलब किसी चीज़ को बचाना, सेम रखना, ये होता है आपका कंजर्वेशन। लेकिन ये हमारे प्याजे की थ्योरी से कैसे रिलेटेड है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब है कि बच्चे को ये समझ आ जाता है कि जो क्वांटिटी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, चाहे हम कंटेनर का शेप चेंज क्यों ना कर दें। तो इससे बच्चे को ये समझ आने लगता है कि अगर शेप चेंज हो गया और क्वांटिटी सेम है तो वो शेप चेंज होने के बावजूद भी सेम रहेगी। इसके लिए एक बेसिक सा एग्जांपल आपको ये दिया जाता है कि यदि 10 ml पानी इस गिलास के अंदर है और वही 10 ml पानी आप इस कटोरी में डाल देते हैं तो बच्चे को ये समझ आने लगता है कि क्वांटिटी तो सेम है, सिर्फ कंटेनर का शेप बदला है। तो इस चीज़ को वो समझ जाता है कि जितना पानी इसके अंदर था उतना ही इसके अंदर अगर ट्रांसफ़र किया है तो दोनों की क्वांटिटी सेम है, बेशक यहाँ पे कंटेनर हमें दिखाई बड़ा दे या छोटा दे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे की कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। लगभग ये हमारा जो बच्चा इस अवस्था के अंदर होगा वो 7 से लेकर 11 वर्ष के बीच में होगा, क्योंकि 11 वर्ष के बाद वो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग पर चला जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रहेगा, जो है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपसे ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऑपरेंट कंडीशनिंग का उदाहरण है। सलाइवेशन ऑन बेल, लर्निंग बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इनसाइट लर्निंग, लर्निंग बाय इमिटेशन। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाता है बी, जो है लर्निंग बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जब बात आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की आती है तो ये हमारी थ्योरी लिंक करती है स्किनर से। किससे लिंक करती है, स्किनर से। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी यहाँ पे दी थी और इनका मानना ये था कि लर्निंग तभी हो सकती है जब हम वहाँ पे क्या ऐड कर दें, हमारा री। तो इनका मानना ये था कि अगर आपको कंडीशनिंग करनी है यानी उसके नेचुरल बिहेवियर को चेंज करना है तो वहाँ पे आपको री लेके आना पड़ेगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर वो पॉजिटिव होगा आपका री तो वो रिवॉर्ड बन जाएगा, और अगर आपका री नेगेटिव होगा यहाँ पे तो वो आपकी पनिशमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। और सलाइवेशन ऑन बेल जो आपका ए ऑप्शन दे रखा है, ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग से नहीं, ये आपका क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, क्लासिकल कंडीशनिंग से, जो ये बात करता है कि आपकी जो स्टिमुलस है नेचुरल, हम उसको रिस्पॉन्स से अटैच कर देंगे। जैसे जब घंटी बजती थी तो पता चल जाता था डॉग को, ये पेवलोव ने किया था एक्सपेरिमेंट, डॉग को पता चल जाता था कि घंटी यानी बेल बज गई है तो उसका खाना आने वाला है, और वो घंटी की आवाज़ सुनते ही अपना नेचुरल रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं, क्लासिकल का है। इनसाइट लर्निंग कोहलर ने दी थी, जो ये बताती है कि जो हमारे ह्यूमंस हैं उनके अलावा भी एनिमल्स जो होते हैं उनमें खुद की थिंकिंग होती है। वो चीज़ों को होल यानी कंप्लीट आंकते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद एक्शन करते हैं। और लर्निंग बाय इमिटेशन की बात कौन करते हैं, यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरे करते हैं, जो ये कहते हैं कि जो अल्बर्ट बंडूरा है या बंडूरे आप कह सकते हैं, ये लर्निंग बाय इमिटेशन की बात करते हैं कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों को नकल कर करके, ऑब्जर्व करके करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है अलग अलग ऑप्शंस, इनकी हेल्प से हम बाकी क्वेश्चंस बना सकते हैं, कंसेप्ट की ओर जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, कि जो हमारा एग्जांपल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का वो है लर्निंग बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अगर आपसे पूछ ले ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे जुड़ा है तो ये किससे जुड़ा है, री से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा गया हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अभी मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, स्किनर ने, तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। आपसे ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन वृद्धि की विशेषता है। तो ग्रोथ हमें अगर समझनी है तो उसके लिए कंसेप्ट पता होना जरूरी है। तो कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, जहाँ पे हम पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में।
ठीक है। तो ग्रोथ तो हमारी होगी वृद्धि और डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, विकास होता है। तो जब हम बात करते हैं ग्रोथ की तो हम सिर्फ और सिर्फ किस में बात करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप में जब बदलाव आता है तो वो हमारी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। तो जब हमारी शारीरिक जो चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी, जैसे हमारा वेट बदल सकता है, हमारी हाइट बदल सकती है, तो उन चीज़ों को हम नाप सकते हैं, इजीली मेज़र कर सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मात्रात्मक होती हैं, ये एक मात्रा के अंदर मौजूद होती हैं और उस मात्रा को हम नाप सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ तो वो होती है क्वान्टिटेटिव। ठीक है, क्या होती है, क्वान्टिटेटिव होती है, यानी जिसे नापा जा सकता है। और डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक, यानी क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ ग्रोथ के बारे में पूछा था तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, जो ये है कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ की ये होती है कि वो क्वांटिटेटिव होती है। जैसे इंक्रीज इन साइज हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, इन चीज़ों को हम नाप सकते हैं। अब फिर है हमारे पास 5th क्वेश्चन, जिसमें देखो क्या कहा गया है, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंसेस इमोशनल डेवलपमेंट। अब आपको ये बताना है कि नीचे जो आपको अलग अलग यहाँ पे कारक दिए हुए हैं, फैक्टर्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है इनमें से मुख्य रूप में भावनात्मक विकास को कौन प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। स्कूल करता है, फैमिली, मीडिया या सोसाइटी। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो प्राइमरीली जो डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेगा वो रहेगा हमारा फैमिली, चाहे वो किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो, इमोशनल हो, किसी भी टाइप का हो, फिजिकल हो, कोई भी ले लो, मेंटल ले लो, इमोशनल ले लो, आपका जो भी आपके डेवलपमेंट के हिस्सा है कोई भी, तो उन सबको सबसे ज़्यादा जो हमारा अफेक्ट करेगा फैक्टर वो रहेगी फैमिली। क्योंकि जो फैमिली है वो क्या है, हमारी एक प्राइमरी स्टेज है जिसके ज़रिए ही हम अपने आप को शेप कर पाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे माइंड को, हमारे विचारों को, हमारे भावनात्मक गुणों को हम क्या कर पाते हैं, एक रूप दे पाते हैं। तो ये स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, फैमिली से, परिवार से। तो हम बोलेंगे कि सबसे प्राइमरी जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमारा फैमिली का होता है, और हमारा जो स्कूल हो गया, मीडिया हो गया और सोसाइटी होगी, इनका सेकेंडरी इन्फ्लुएंस होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, फैमिली। फिर है 6th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज गिवन बाय। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, ये पूछा गया है। इसके अंदर प्रयास और त्रुटि, इसके बारे में बात करते हैं थॉर्नडाइक, जिन्होंने कैट यानी बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें बिल्ली बार बार क्या कर रही थी, भूख के कारण क्या कर रही थी, उस पिंजरे से बाहर निकल के खाना लेना चाह रही थी। तो वो बार बार प्रयास कर रही थी और उसकी त्रुटि हो रही थी, यानी उस पिंजरे से बाहर नहीं आ पा रही थी। तो ऐसे ही बार बार प्रयास और त्रुटि करते हुए वो लास्ट में अपने गोल तक पहुंच जाती है। तो ये जो लर्निंग की थ्योरी है ये थॉर्नडाइक ने दी थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। तो जब आपसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा आपको दिमाग में याद रखना है कि लर्निंग इनके अकॉर्डिंग तब होती है जब हम रिपीटेड अटेम्प्ट्स करते हैं, यानी बार बार ट्रायल करते हैं, क्या करते हैं, रिपीटेड अटेम्प्ट्स करते हैं, और एरर्स होंगी। आप बार बार रिपीट करोगे किसी चीज़ को और आपकी एरर होगी और उसी के जरिए आपकी क्या होगी, लर्निंग होगी। ठीक है, ये इनका मानना है। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आपको बताना है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यहाँ क्या मतलब है। गिविंग रिवॉर्ड नहीं, रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस, पनिशमेंट, इग्नोरिंग बिहेवियर। तो जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस की। तो यहाँ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आपको इनडायरेक्टली अपने गोल की ओर मूव करना है। क्या है इसका मतलब, इनडायरेक्टली आपको अपने गोल की ओर मूव करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको वो चीज़ें हटा देनी है जो आपको प्रभाव तो कर रही है लेकिन सीधे तौर पे नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, मान लीजिए कि जो बच्चे हैं, आपने होमवर्क दिया, आपने कोई होमवर्क दिया, ठीक है, और कुछ जो बच्चे हैं वो कर लेके आए और कुछ बच्चे उस होमवर्क को नहीं कर लेके आए। तो आपने ये देखा कि अगर मैं रीइंफोर्समेंट दूंगा, कि आपने बोला कि भाई जो जो होमवर्क करके लाया है मैं उसको एक एक टॉफ़ी दे देता हूँ तो बात बन जाएगी। तो आपने एक दिन टॉफ़ी दी, लेकिन जो बच्चे हैं अगले दिन फिर भी काफ़ी बच्चे जो है बोले कि भाई मेरे को तो टॉफ़ी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं करके लेके आता होमवर्क, और उन्होंने होमवर्क नहीं किया। फिर आपने तरीका अपनाया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। इसमें आपने क्या किया, आपने बोला कि जितने भी बच्चे होमवर्क करके लाए हैं उनको ये 5 क्वेश्चन करके नहीं लाने, जो नहीं करके लाए थे होमवर्क, अब ये 5 क्वेश्चन बस वही बच्चे करके लेके आएंगे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था, प्लस में वो पुराना वाला होमवर्क भी करके लेके आएंगे। तो इसे बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आपका मेन मकसद है इस होमवर्क को कंप्लीट करवाना, उसके लिए आपने क्या किया, ये वाला एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया
जिसके कारण वो, ताकि उसे ये ना करना पड़े, अगली बार वो इसको कंप्लीट कर कर लेके आएगा। तो आपने इनडायरेक्टली क्या किया, उसका पाथ मोड़ कर उसको वहीं गोल तक ले जाया, लेकिन एक अलग तरीके से। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस है, जो उसके काम की चीज़ नहीं है, उसको हटा देना। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, जब हम किसी तैयारी को करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किस तरीके से हो सकता है। वो आपको पता है कि आपका ये गोल है, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो सकता है। तो अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को हटा दो अपनी प्रिपरेशन से, आप इसकी जगह बुक्स लेकर आओ या कोई और तरीका ढूंढो। ठीक है, क्लासेस आप लाइव की जगह ऑफलाइन अटेंड करो जाके, तो इससे क्या होगा, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। इनडायरेक्टली आपने इस डिस्ट्रैक्शन को हटा के क्या किया, अपने गोल की ओर एक कदम और बढ़ाया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस। तो 7 का बी ऑप्शन सही हो जाता है। फिर है हमारे पास 8th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि विच स्टेज इन्वॉल्व्स ईगोसेंट्रिज्म। इसमें ये पूछा गया है कि ईगोसेंट्रिज्म इनमें से कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है। तो ये हमें मिलती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, सेंसरी मोटर के अंदर तो बच्चे को किसी भी चीज़ का यहाँ पे आभास नहीं होता है, इतना वो ज्ञान नहीं रखता है दुनिया का। ठीक है, उसके लिए उसकी दुनिया एक ही होती है, उसका बिस्तर, उसका खाना, उसके माँ बाप, उसका परिवार। ठीक है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बाहर भी जाने लगता है, उसका किंडरगार्टन में, नर्सरी के अंदर एडमिशन करवा दिया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है, क्योंकि घर में एक वही मेन हमारा हीरो होता है एक तरीके से, और जब वो स्कूल में जाता है, दुनिया को सीखता है, तो उसके अलावा भी और अटेंशन औरों को मिल रही होती है, तो वो चाहता है कि सारी की सारी अटेंशन उसे ही मिले, सब उसे ही प्यार करें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बच्चे के अंदर है, यहाँ पे हमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलती है। इस स्टेज में जो बच्चा है थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, वो औरों का एक तरीके से हम कह सकते हैं व्यू पॉइंट नहीं समझ पाता है, उसको लगता है कि जो सही है वो वही है, उसको लगता है उसके अलावा तो सब गलत है, जो वो बोलेगा वही होना चाहिए, वो ज़िद्दी भी काफ़ी हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद इनसाइट लर्निंग। अब आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक जो हैं वो अंतर्दृष्टि अधिगम यानी कि इनसाइट लर्निंग से संबंधित हैं। इसकी भी बात हम पहले कर चुके हैं। इनसाइट लर्निंग की जब बात आती है तो आपको कोलर को टिक करना है। तो कोलर ने क्या किया, ये गेस्टोल्ड की एक थ्योरी दी है, जिसके अंदर ये इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एप के अंदर किया था, एप के ऊपर किया था, और अगर एप जो ऑप्शन में नहीं आता है तो उसकी जगह चिंपांजी दिखाएगा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 10th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन गार्डनर्स थ्योरी। तो होवर्ड गार्डनर ने हमें अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस बताई है, एक थ्योरी दी है प्रॉपर उसके बारे में। तो इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस का कौन सा टाइप नहीं है, आपको वो बताना है। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पिरिचुअल और म्यूजिकल। तो इनके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल नाम की कोई इंटेलिजेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इनकी थ्योरी में, तो हम सी ऑप्शन पे जाएंगे जो है हमारा स्पिरिचुअल। ओके, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, जिसमें देखिए क्या कहा गया है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपको ये बताना है कि भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अवधि है वो कौन सी है, यानी महत्वपूर्ण पीरियड, एक स्टेज कौन सा है। एडोलसेंस के अंदर तो बच्चा ऑलरेडी सीख चुका होगा लैंग्वेज को, अर्ली चाइल्डहुड, अडल्ट और ओल्ड अडल्ट और एडोलसेंस के अंदर ऑलरेडी बच्चा जो है जितना पकड़ ले सकता था लैंग्वेज पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ले चुका होता है। तो ये स्टार्टिंग कहाँ पे होती है, असल में वो लैंग्वेज के ऊपर पकड़ कब बना रहा होता है, अर्ली चाइल्डहुड में। तो बी ऑप्शन इसका सही है कि सबसे क्रिटिकल पीरियड लैंग्वेज एक्विजिशन का होता है हमारा, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है। इस समय उसका जो दिमाग होता है वो इतना एक्टिव होता है कि वो ईजिली क्या है, नई नई भाषाएं भी सीख सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है जी हमारे पास 12th क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ रेडीनेस टू लर्न। आपसे ये पूछा गया है कि नीचे जो अलग अलग साइन गिवन है, यानी अलग अलग संकेत दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा संकेत ये दर्शाता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। तो यहाँ रेडी का मतलब क्या है कि अब आपके अंदर इंटरेस्ट के साथ साथ विलिंगनेस भी है, यानी आपका इंटरेस्ट तो है उस चीज़ को सीखने के लिए, लेकिन अब उसके साथ क्या है, आपकी इच्छा भी है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंटरेस्ट से काम नहीं चलता कि आप बोल रहे भाई मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है, मैं तो कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, लेकिन जब बारी आती है सीखने की तो आप पीछे हट जाते हैं, आप तैयार ही नहीं होते, आपके अंदर इच्छा ही नहीं होती कि मैं इसको अभी सीखूँ। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट के साथ साथ विलिंगनेस भी आ जाती है, चाह भी आ जाती है, और उसके प्रति इंटरेस्ट भी आ रहा है आपका, तब आप बोलोगे कि आप रेडी हो बिल्कुल सीखने के लिए। तो क्या लैक ऑफ इंटरेस्ट हमारा कोई सिंबल हो सकता है सीखने का? गलत है ये,
क्यूरियोसिटी तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी, तभी आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, तभी आपके अंदर विलिंगनेस आएगी, तभी आप चीज़ों को सीखना चाहेंगे। फियर, डर होगा तो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कन्फ्यूजन होगा तो आपको ये नहीं पता आपका उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाता है क्यूरियोसिटी, यानी जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी उस चीज़ के प्रति, तभी आप कह सकते हो एक साइन है, एक सिंबल है सीखने के लिए तैयार होने का। तो बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। फिर हमारे पास है 13th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नोट पूछा गया है। तो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो होता है एक प्रिंसिपल। डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म नहीं होता डेवलपमेंट, क्योंकि आप अगर देखोगे तो इन्फेंसी यानी शेष अवस्था के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट होता है। फिर चाइल्डहुड के अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, और फिर जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है यानी एडोलसेंस के अंदर आता है तो वापस बढ़ जाता है और फिर थोड़ा स्लो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म नहीं होती, अलग अलग तरीके से जो है हमारी जो डेवलपमेंट है अपनी गति बढ़ाती और कम करती रहती है, तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये हमारा कोई सिद्धांत नहीं है। डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है, जैसे सेफेलोकोडल और आपने प्रॉक्सिमोडिस्टल पढ़ा होगा। तो सेफेलोकोडल एक तो ये है कि इंसान के अंदर हेड से लेकर के टो तक हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। साथ में सीक्वेंस कैसे फॉलो होता है कि हर एक इंसान पहले इन्फेंट होता है, शेष अवस्था के अंदर होता है, एक शिशु होता है, फिर वो चाइल्डहुड के अंदर आता है, फिर वो एडोलसेंस के अंदर आता है, वो अडल्ट भी बन जाता है, फिर वो ओल्ड एज में भी चला जाता है। तो एक सीक्वेंस तो फॉलो हो ही रहा है ना। तो ये भी क्या एक प्रिंसिपल है। और डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव कैसे, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जिस दिन आप माँ के गर्भ में आ चुके हो, प्रीनेटल स्टेज से चलेगा आपकी बिल्कुल अंतिम सांस तक आपका डेवलपमेंट हो रहा होगा। तो अगर कोई कहे कि इस इंसान ने कितना डेवलपमेंट किया, तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये पूरे इस रीजन की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं हमारे वूम से लेकर टूम तक की। वूम से लेकर टूम तक की जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपके चेंजेस हैं बिहेवियर में, आपकी ग्रोथ किस तरीके से हुई, आपका विकास अलग अलग फैक्टर्स में, अलग अलग डोमेन्स में कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें बताता है। तो हम क्या करते हैं, ये नहीं बताते आज इसका इतना डेवलपमेंट हुआ है, कल इतना हुआ है, हम पूरा इकट्ठा बताते हैं। क्यूमुलेटिव होता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो हमसे पूछा था कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, यूनिफॉर्मिटी वाला, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। फिर है हमारे पास 14th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है विच मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझाने हैं बच्चों को, यानी वो सारे अवधारणाएं जो अमूर्त है वो बतानी है, तो बेस्ट मेथड कौन सा है, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्टिविटी बेस्ड या डिस्कशन। देखो जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं इनको अगर लेक्चर दे के बताओगे तो बच्चे को कुछ भी चीज़ समझ नहीं आएगी, इनको डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, और एक्टिविटी बेस्ड करना भी पॉसिबल नहीं है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका डिस्कशन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारी इमेजिनेशंस क्या होती हैं, विकसित होती हैं। जब हमें अलग अलग आइडियाज़ पता चलेंगे डिस्कशन के बाद, तभी हम चीज़ों को और भी ज़्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि इससे इंटरेक्शन के साथ साथ रीजनिंग भी बढ़ेगी, हम औरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएंगे, और हम हमारे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को कहीं ना कहीं विजुअलाइज कर पाएंगे ईजिली। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन और एक्टिविटी बेस से हम हर तरीके के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को नहीं सीख सकते हैं, ओके। ये हमारे बेस्ट मेथड उसके लिए होते हैं जब हमारा कंसेप्ट कैसा होता है, कंक्रीट होता है, यानी जिसको इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं सारे जो हमारे विजुअलाइज ही किए जा सकते हैं, एग्जैक्टली रिप्रेजेंट डेमोन्स्ट्रेशन या एक्टिविटी से नहीं किए जा सकते। फिर है हमारे पास 15th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको ये बताना है कि नीचे में जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है। ए है मेमोरी, फिर है सेल्फ अवेयरनेस, फिर है कैलकुलेशन, फिर है राइटिंग। तो यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर है तो आपके अंदर इंट्रापर्सनल स्किल्स भी होंगी, यानी खुद के बारे में आप अवेयर होंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, जिसमें कहा गया विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व सडन अंडरस्टैंडिंग, कि निम्न में से कौन से अधिगम के अंदर क्या होती है, अचानक से समझ आ जाती है। ट्रायल एरर में, कंडीशनिंग में, इंसाइट में, या इमिटेशन में। देखो इमिटेशन में तो बच्चा नकल मार रहा है, खुद उसको कोई समझ है नहीं इतनी, ठीक है। कंडीशनिंग के अंदर क्या हो रहा है, खुद उसमें समझ नहीं है, उसको जैसा बनाया जा रहा है उसके बिहेवियर को धीरे धीरे करके वो रीइंफोर्समेंट से, चाहे वो पॉजिटिव हो यानी रिवॉर्ड लेकर या पनिशमेंट लेकर, वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे भी कोई सडन अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। और ट्रायल एंड एरर में सडनली कुछ नहीं हो रहा है, वो बार बार प्रयास कर रहा है और त्रुटि कर रहा है, फिर उसको कोई सीख मिल रही है। लेकिन इंसाइट में क्या होता है, इंसाइट के अंदर अचानक से उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो उसको अपनाता है, और उसके बाद क्या होता है, वो काम बन जाता है। तो इंसाइट इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इंसाइट थ्योरी के अंदर क्या होता है, अचानक से लर्निंग हो जाती है बिना किसी ट्रायल और एरर के, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है।
फिर हमारे पास है 17th क्वेश्चन जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। आपको ये बताना है निम्न में से कौन सी किशोर अवस्था की एक विशेषता है। स्टेबिलिटी, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, नो चेंज, स्लो डेवलपमेंट। तो अभी मैंने आपसे ये बात पहले भी की थी कि एडोलसेंस के अंदर रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है बच्चे की, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसके अंदर एक टर्म भी होती है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट। इसके अंदर क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होती है फिजिकली बच्चे की। ठीक है, इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है विच फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग द मोस्ट इन क्लासरूम। कि कक्षा में अधिगम को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। नीचे जो दिए गए फैक्टर्स हैं इनमें सबसे अधिक कौन प्रभावित करेगा। टीचर, इन्वायरमेंट, मोटिवेशन या सभी। तो सभी करेंगे, टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट भी और मोटिवेशन भी। तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा जो डोमेन नहीं है अधिगम का, यानी कौन सा क्षेत्र नहीं होता। कोग्निटिव भी होता है, अफेक्टिव भी होता है और साइकोमोटर भी होता है, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं होता। तो नॉट ही पूछा था ना यहाँ पे, देखो तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी जो है स्पिरिचुअल। फिर है 20 क्वेश्चन जिसमें कहा गया विच मेथड इंकरेजेस क्रिएटिविटी। कौन सी विधि रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, यानी बच्चे ओरिजिनलिटी लेके आएंगे, अपनी आइडियाज़ में नोबेलिटी लेके आएंगे, अपने खुद के स्वयं के आइडियाज़ लेकर आएंगे। ठीक है, नवीनता लेकर आएंगे। तो ए ऑप्शन है लेक्चर, रोट लर्निंग, प्रोजेक्ट या डिक्टेशन। देखो लेक्चर में तो टीचर बोलेगा और बच्चे सुन लेंगे, कोई काम नहीं है क्रिएटिविटी का। लोड रनिंग, रट्टा मार रहा है बच्चा, खुद तो कुछ कर ही नहीं रहा, जो सामग्री दे दी उसको रट लेगा और उसके बाद अपने पेपर में लिख कर आ जाएगा। डिक्टेशन में भी वही होगा, टीचर बोलेगा, बच्चा बिना किसी दिमाग का प्रयोग किए उसको लिख देगा। तो एक मेथड हो रहा है हमारा जो है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होगा, बच्चे को एक प्रॉब्लम दी जाएगी और उसके ऊपर वो क्या करेगा, वो सभी चीज़ें आंकते हुए उस प्रोजेक्ट को तैयार करेगा। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो अलग अलग आइडियाज़ लेकर आएगा, अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाएगा। इससे क्या क्या होता है, देखो अगर हम प्रोजेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो मेनली से 3 चीज़ें होंगी। एक तो उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, दूसरा इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आएगी बच्चे के अंदर, क्योंकि एक प्रोजेक्ट क्या एक प्रॉब्लम के रूप में ही होगी जिसका उसको प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो वो प्रॉब्लम होगी, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट कन्वर्ट करेगा, बनाएगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी एक्टिव लर्निंग। इसमें बच्चा चीज़ों को खुद करेगा, खुद इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी। तो एक चाइल्ड लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं हम और इसमें बच्चा ही क्या है, सेंटर में है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी है जो है प्रोजेक्ट मेथड। फिर है हमारे पास 21 क्वेश्चन जिसमें कहा गया विच टाइप ऑफ अटेंशन इज इनवॉलेंट्री। कि किस प्रकार का ध्यान अनिच्छिक होता है, यानी खुद आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो। ठीक है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, हैबिचुअल या फोकस्ड। तो हैबिचुअल भी आ सकता है इसका आंसर और आपका इनवॉलेंट्री भी आ सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन हम लेंगे बी जो है इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम बी मान के चलेंगे, क्योंकि अटेंशन का मतलब देखो क्या है, इनवॉलेंट्री मतलब आप खुद दिमाग लगा के नहीं करे वो चीज़ होएगी। कई बार क्या होता है, हमारी हैबिट होती है कई चीज़ों को करने की। जैसे मान लीजिए आप जब भी बाहर जाएंगे तो किसी किसी की आदत क्या होती है कि जैसे वो बाहर जाएगा वो अपने गेट को लॉक करेगा। तो जब भी वो बाहर जाएगा ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में, उसकी हैबिट में आ जाता है कि वो बाहर जाते ही लॉक कर देता है अपने गेट को। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, हैबिट में जब उसके आ जाती हैं तो वो एक्शन इनवॉलेंट्री ही बन जाता है। लेकिन इनवॉलेंट्री यहाँ पे ऑप्शन था तो हम बी में चले जाएंगे और बी को टिक कर देंगे। ओके, फिर है 22 क्वेश्चन जिसमें कहा गया विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। कौन सी मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी प्रेरणा की विशेषता नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, स्टैटिक या फिर डायनामिक। तो स्टैटिक नहीं होता कोई भी मोटिवेशन का कैरेक्टरिस्टिक, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो क्योंकि मोटिवेशन हमेशा डायनामिक और चेंजिंग है, कभी फिक्स नहीं होता कि एक बार किसी को मोटिवेशन आ गया तो वो आया ही रहेगा। मोटिवेशन कभी हमें ज़्यादा आ जाता है तो कभी कम भी आता है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें ये कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कि बाल केंद्रित शिक्षा से कौन सा संबंधित नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन तो बहुत अच्छी बात है, टीचर डोमिनेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बहुत अच्छी बात है, लर्निंग बाय डूइंग भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर डोमिनेंट नहीं होता, एक गाइड, एक फिलोसफर, एक बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह वो एक्ट करता है। ठीक है, एक फैसिलिटेटर का काम करता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। फिर है 24 क्वेश्चन जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स पर्सनैलिटी मोस्ट। कि व्यक्तित्व को इनमें से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, दोनों या कोई नहीं। तो दोनों करेंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी है ही क्या, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, ये कहा किसने था, ये कमेंट में बता देना किसने कहा था कि जो हमारी पर्सनैलिटी है या डेवलपमेंट है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
फिर है हमारे पास 25th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता नहीं है, यानी कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ये आपको बताना है। डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया भी है और डिसकैलकुलिया भी है, लेकिन ब्लाइंडनेस नहीं है। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ब्लाइंडनेस क्या है, एक फिजिकल डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड टीचिंग प्रैक्टिस, कि कौन सी इनमें से अच्छी शिक्षण का एक अभ्यास है या फिर अवस्था है, एक तरीके से प्रैक्टिस है। तो आप कह सकते हो पनिशमेंट तो गलत बात है, इनकरेजमेंट बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को इग्नोर करना बहुत ही गलत है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ही रखना सिर्फ, ये भी गलत है। तो सबसे अच्छा कौन सा है इसमें, इनकरेजमेंट करना, यानी बच्चों को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहना, जिससे उनकी लर्निंग अच्छे से हो सकेगी। फिर है 27th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेमोरी रिटेंशन, ये निम्न में से कौन सा स्मृति धारण से संबंधित है। फॉरगेटिंग, प्रैक्टिस, डिस्ट्रैक्शन या फियर। तो प्रैक्टिस है, क्योंकि आप तभी मेमोरी को रिटेन कर सकते हो जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस करने से मेमोरी स्ट्रेंथन होती है, ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहती हैं। और साथ ही में हमारे थॉर्नडाइक के एक लॉ के अंदर भी आता है, जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। फिर आता है हमारे पास 28th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलो ये आपको होमवर्क दे देते हैं, दिस इज़ फॉर यू। ईजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, फिर है 29 क्वेश्चन, जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्ले, कि इनमें से कौन सा खेल का प्रकार नहीं है। सॉलिटरी, पैरेलल, कोऑपरेटिव या फॉर्मल। तो देखो सॉलिटरी मतलब बच्चा अकेले भी खेलता है, पैरेलल साथ में भी खेलता है, कोऑपरेट करके भी खेलता है, लेकिन कोई फॉर्मल नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। फिर हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का, जो है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कहा गया विच अप्रोच फोकसेस ऑन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, कि कौन सा दृष्टिकोण ज्ञान निर्माण पर आधारित है। बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमैनिज्म या साइको एनालिसिस। ये तो डायरेक्टली आपसे पूछा गया है सवाल और डायरेक्टली उत्तर भी हम दे देंगे बिल्कुल। तो वो है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो लर्नर होता है एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो आज के ये 30 क्वेश्चन थे इस मॉक के। आई होप आपको अच्छे लगे हों और आपके लिए यूज़फुल रहे हों। इनको करोगे तो आपके कंसेप्ट तो रिवाइज होंगे ही होंगे, आपके जो कंसेप्ट हैं वो तो रिवाइज होंगे ही होंगे, साथ में आपको पता भी चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।